नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं श्री विनय यादव जी, जिनका सिलेक्शन सीबी ग्रेड ए ऑफिसर के तौर पर हुआ है एंड ही सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन आईटी डिपार्टमेंट। इनकी इंजीनियरिंग 2020 में ही कंप्लीट हुई है बीआईटी झांसी से इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका स्टडी आईक्यू पे और ढेर सारी बधाइयाँ। How it feels to be SEBI Grade A officer? Yeah, it feels good. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। विनय जी, जैसे मैंने सभी को बता दिया है, your new identification is going to be as SEBI Grade A officer. लेकिन आपके early background के बारे में हम सभी जानने के लिए उत्सुक हैं। I hail from Etawah district of Uttar Pradesh and I have done my schooling from Etawah only and after that मैंने engineering में admission लिया 2016 में और मुझे information technology branch वहाँ पे मिला and I have completed my engineering in October 2020. उसके बाद मैंने GATE एग्जाम दिया, SEBI एग्जाम दिया, NIC एग्जाम दिया and SEBI एग्जाम मैंने क्लियर किया 2020 का recruitment which got delayed because of pandemic and the exam was rescheduled and it happened in January in the year 2021. So that's how my background is. सेबी के बारे में बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है एंड एवरीबडी लुक एट सेबी। थोड़ा सा आप सेबी के बारे में बताएं। सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1988 में बनाया गया था विद द इंटेंशन टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया and because at that point of time SEBI was not given statutory powers in 1992 SEBI को statutory powers दिए गए जिसकी वजह से SEBI के पास कुछ अपने काम करने के तरीके और पावर्स आए जिसकी वजह से SEBI ने कुछ रूल्स भी बनाए और सिक्योरिटीज मार्केट को अच्छे से मॉनिटर और रेगुलेट कर पाया। तो ये SEBI का पूरा काम है एंड टू अचीव दिस टास्क SEBI रिक्रूट्स वेरियस पीपल एंड SEBI का जो मेन काम है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, इसलिए मोस्टली जो रिक्रूटमेंट होता है वो जनरल स्ट्रीम के लिए होता है बट बिकॉज दे आल्सो नीड सम इंजीनियर्स and some people from legal stream also, so they also recruit LLB graduates, engineering graduates from electrical, civil, information technology, electronics and some research stream also. विनय जी, जैसे आपने बताया कि अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे रिक्रूटमेंट होता है, इसको थोड़ा सा आप और इलैबोरेट कर दें कि how one can get into SEBI. SEBI actually recruits officers for grade A post. That is posted as assistant manager in their respective departments और SEBI हर frequently 2 साल में रिक्रूटमेंट निकालता है। लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो 2018 में हुई थी, इस बार 2020 की रिक्रूटमेंट थी which got delayed because of pandemic. So जो रिक्रूटमेंट होती है वो वेरियस स्ट्रीम्स में अलग अलग होती है और सभी स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस भी होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक आईटी स्ट्रीम के लिए आईटी या सीएस या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए, सिविल के लिए सिविल से और जो लीगल है उनके लिए बैचलर्स इन एलएलबी होना चाहिए और जनरल स्ट्रीम के लिए भी लाइक सीए और बीकॉम लाइक और इंजीनियरिंग भी अलाउड है। दैट इज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरीके से SEBI एग्जाम कंडक्ट करती है, मतलब रिक्रूटमेंट करती है, उसके बाद एग्जाम्स होता है जो कि 3 फेज में होता है। SEBI की रिक्रूटमेंट का आपने ओवरव्यू दिया। SEBI जैसे हमने बात की कि बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल लुक अप टू SEBI। क्या आपको हमेशा से ही इंक्लिनेशन था SEBI को ज्वाइन करने के लिए? वर यू ऑलवेज अक्वाइंटेड विद इट? No, I was not acquainted with SEBI. I didn't even know about SEBI. I knew about stock market, but मुझे SEBI के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई बॉडी है जो रेगुलेट भी करती है स्टॉक मार्केट को। तो ऐसा आइडिया नहीं था because SEBI is a reputed organization, but the point is it's not a very big organization in terms of people. So ज्यादातर लोग SEBI के बारे में जानते नहीं है और इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस कम है, so लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब SEBI का रिक्रूटमेंट हो गया। तो मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ SEBI है जिसमें रिक्रूटमेंट होता है, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में। तो ये है, मतलब जानकारी उतनी कम है हमारे यहाँ SEBI के बारे में। बिल्कुल, जैसे विनय जी ने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि SEBI की रिक्रूटमेंट होती है लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। इस बार कितनी वैकेंसीज थी SEBI की रिक्रूटमेंट की? जैसे आपने बताया कि 2018 में इससे पहले वैकेंसीज निकली थी, 2020 में आपने जो अटेम्प्ट दिया था उसमें वैकेंसीज निकली थी। इस बार जो SEBI ने रिक्रूटमेंट किया उसमें वैकेंसीज अलग अलग थी स्ट्रीम्स के लिए। जनरल स्ट्रीम के लिए आई थिंक 60 थी वैकेंसीज और लीगल स्ट्रीम के लिए भी थी, आईटी स्ट्रीम के लिए 20 थी। So that's how different vacancies for different streams ऐसे करके था and there were a lot of applicants like for IT stream I remember there were 25,000 applicants for those 20 vacancies. कितना frequent recruitment होता है SEBI के द्वारा? Frequent I think
SEBI recruits in 2 years. Like last time 2018 में हुआ and this time 2020. And because of pandemic it delayed, so I think we can expect recruitment in 2022 also. विनय जी, जैसे आपने रिक्रूटमेंट्स के बारे में बताया, कौन एलिजिबल होते हैं सेबी की रिक्रूटमेंट के लिए? क्या वो खाली इंजीनियर्स और लॉयर्स हैं? सेबी के अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग पीपल एलिजिबल होते हैं. जनरल स्ट्रीम में आपके पास मास्टर्स डिग्री हो सकती है किसी भी स्ट्रीम की, या फिर बैचलर डिग्री हो सकती है लॉ में, या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री. जब लीगल की बात आएगी, लीगल स्ट्रीम की, तो यू शुड हैव अ बैचलर डिग्री इन लॉ. जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में, यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री इन आईटी, सीएस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स. When it comes to civil, you should have bachelor's in civil engineering. When it comes to electrical engineering की ही डिग्री चाहिए. And when it comes to research, you should have a master degree in commerce, economics, statistics, and others. So that's how the eligibility criteria is. So we basically had an overview about the SEBI, किस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, किस तरीके से फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट की बात करें. बट अब हम आते हैं और बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन की. अगर आप एकदम समझा सकें कि पैटर्न क्या होता है. सेबी का जो एग्जाम होता है, सेबी अपना एग्जाम कंडक्ट करता है 3 फेजेस में. फेज 1 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. फेज 2 में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. और फेज 3 इज द इंटरव्यू पार्ट. फेज 1 is just qualifying. You need to qualify to get eligible for phase 2, and phase 2 plus phase 3 will actually account for the final merit list. तो phase 2 और phase 3 final merit list में account करेंगे, जिसमें phase 2 का परसेंटेज 85% रहेगा, और phase 3 जो इंटरव्यू है उसका जो वेटेज रहेगा वो 15% रहेगा. एग्जामिनेशन के पैटर्न का आपने ओवरव्यू दिया. हम डिटेल में बात करते हैं. स्टार्ट करते हैं पेपर 1, जो फेज 1 जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फेज 1 में जो पेपर होता है वो पेपर 1 जो कि सब स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होता है. पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड, योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, योर वर्बल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पार्ट. दीज आर द 4 सेक्शंस, जिसमें कि हर एक में 20 क्वेश्चंस रहते हैं, व्हिच actually sums up to 25 marks. So one question is like 1.25 marks. So it's paper 1 is of 100 marks, which is common for all streams, and you need to qualify. And there is no sectional cutoff in each of the sections. Like if you don't attempt GS at all and you are able to get good in quant, verbal and reasoning, तब भी आप paper 1 को qualify कर सकते हो. जो पेपर 2 रहेगा, दैट विल बी रिलेटेड टू योर स्ट्रीम इन विच यू आर अप्लाइंग. अगर आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में अप्लाई किया है तो आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. अगर आपने जनरल स्ट्रीम में किया है तो फाइनेंस रिलेटेड या लॉ, अगर आपने लीगल में किया है तो उससे रिलेटेड जो भी आपका स्पेसिफिक फील्ड है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें कि आई थिंक 50 क्वेश्चंस रहते हैं. 40 मिनट्स का टाइम होता है. हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है. 100 मार्क्स का पेपर 2 भी है. पेपर 1 भी 100 मार्क्स का है. इन टोटल 200 मार्क्स का फेज 1 है. और पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% चाहिए एटलीस्ट 100 में से, और पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% चाहिए, मतलब 40 मार्क्स 100 में से. लेकिन आपको फेज 1 पूरा क्वालिफाई करने के लिए 80 मार्क्स चाहिए. मतलब यू नीड टू गेट 80 मार्क्स एटलीस्ट इन कंबाइंड पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू मैनेज. या तो आप पहले पेपर में 40 लाइए, दूसरे में भी 40 लाइए तो 80 हो जाएगा, या फिर पहले पेपर में 30 एंड नेक्स्ट पेपर में 50. तो यू नीड टू गेट समहाउ 80. एंड फॉर सेक्शनल कट ऑफ्स, पेपर में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट पेपर 1 के लिए आपको 30 और पेपर 2 के लिए 40% चाहिए. दैट्स हाउ फेज 1 इज. पेपर 1 जिस प्रकार से कंडक्ट करती है सेबी, वो आपने बताया. सिलेबस क्या होता है? पेपर 1 का सिलेबस है जो भी जीएस रहता है, अपना फ्रीक्वेंट जीएस जो भी रहता है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, फाइनेंस जो भी है. उसके बाद आपका मैथ्स रहता है, क्वांट सेक्शन, जिसमें कि वही टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ये क्वेश्चंस और टाइम वर्क क्वेश्चंस जो भी क्वांट का पार्ट रहता है. और वर्बल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं रिलेटेड टू वोकैबुलरी. एंड द मेन थिंग इन फेज 1 इज जो भी एमसीक्यूज रहेंगे उसमें 5 ऑप्शंस होंगे. इट्स नॉट 4 ऑप्शंस क्वेश्चन. उसमें 5 ऑप्शंस रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/4 का. और रीजनिंग पार्ट इज कॉमन लाइक जैसा किसी और एग्जाम में होता है. पेपर 1 जिस तरीके से आपने बताया कि दैट इज कॉमन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, बट पेपर 2 स्पेसिफिक हो जाता है जिस स्ट्रीम से आप अप्लाई कर रहे हैं. विनय जी, आपका आईटी स्ट्रीम था. क्या सिलेबस कॉमन रहता है आपकी कॉलेज स्टडीज से पेपर 2 में? तो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में दे रखा है, और वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो कॉलेज स्टडीज से कॉमन थे. लाइक पेपर 2 के सिलेबस में शेल स्क्रिप्टिंग था जो कि कॉलेज में नहीं था, और एसक्यूएल डेटाबेसेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन, आर, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी. और डेटा वेयरहाउसिंग था, कंप्यूटर नेटवर्क्स था, और डेटा स्ट्रक्चर्स था, एल्गोरिथम्स था. ये सब चीजें कॉमन थी. तो क्योंकि पेपर जो 2 था ये सिर्फ क्वालिफाइंग था, तो आई डिड नॉट हैव टू स्कोर वेल इन दिस, आई जस्ट नीड टू क्वालिफाई. तो मैंने बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं किया, लाइक जो मुझे नहीं आते थे शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह. मैंने फोकस किया डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिवीजन पे, तो उससे क्वालिफाई हो गया था. और डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और प्रोग्रामिंग C++, जावा का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है 30 मार्क्स का.
out of 100 marks. फेज 1 के बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा की. अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं फेज 2, which comprise of 85% of your merit. तो इसके बारे में आप डिटेल्ड ओवरव्यू दे दीजिए, किस प्रकार से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं एंड आपकी क्या टैक्टिक्स रही हैं. फेज 2 की प्रिपरेशन में 2 पेपर होते हैं. फेज 2 में पेपर 1, पेपर 2. पेपर 1 होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस रहते हैं और ये 1 घंटे में होता है. 3 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन रहता है ऐसे. आपको 4-5 टॉपिक दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, उस पे 200 वर्ड्स में कोई भी ऐसे लिखना है किसी भी टॉपिक पे. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो प्रेसी राइटिंग. यू नीड टू समराइज अ पर्टिकुलर पैराग्राफ व्हिच विल बी गिवन टू यू इन लाइक 400 to 500 वर्ड्स. उसको कंप्रेस करके लिखना था 170 वर्ड्स में. उसके बाद तीसरा रहता है एक और पैसेज रहता है 400 to 500 वर्ड्स, जिसके ऊपर इट्स अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके ऊपर 4-5 क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको सब्जेक्टिवली देना होता है. तो ये रहता है पेपर 1 पूरा. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टाइम कंस्ट्रेंट की. और जब भी इंग्लिश की बात आती है तो देयर आर फ्यू पैरामीटर्स व्हिच यू शुड मेक श्योर दैट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन. जैसे कि टाइम लिमिट, वो वर्ड लिमिट हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, वोकैब हो गया, कोहेरेंस एंड कोहेशन इन द सेंटेंसेस, व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू कन्वे द आइडिया, इट शुड बी इन अ लॉजिकल वे. तो इन चीजों पे थोड़ा फोकस करना होता है. और बहुत सारी जगह मैंने देखा है लोग वोकैबुलरी इंसर्ट करने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो लोग जबरदस्ती कोई हाई एंड वर्ड्स को इंसर्ट करते हैं, एंड दैट एक्चुअली मेक्स द एंटायर सेंटेंस अ बिट ऑकवर्ड. तो हमें क्या करना है कि लेस कॉमन वर्ड्स को यूज करना है व्हिच आर इम्प्लिसिट इन द मीनिंग, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंपल वर्ड हमें यूज करना है, जिससे कि एक नेचुरल, एक लॉजिकल फ्लो है. दूसरी चीज है जो वो है रिडंडेंसी. वी शुड नॉट रिपीट अ वर्ड मोर देन ट्वाइस. इस चीज का ध्यान रखना है. प्रॉपर यूज ऑफ प्रोनाउंस, प्रॉपर यूज ऑफ प्रेपोजिशन शुड बी देयर. थर्डली चीज है जो आपको लिंकिंग वर्ड्स, ट्रांजिशन शुड बी स्मूथ बिटवीन द सेंटेंसेस. इस चीज का ध्यान रखना है. और जो चौथी चीज है वो है ग्रामर. Whenever I talk about grammar, it's not mean that you should start cramming a book of grammar. That is not going to help. What I suggest is read more articles and write articles. The practice in English will help you. I practiced continuously for 10 days and I wrote 20 essays. I tell you, on the first day when I wrote my essay in 200 words, it took me 5 hours. And exam is 1 hour. In 10 days, I reduced that 5 hours time to 15 minutes. And in exam, I wrote it in 11 minutes. So you need to practice. For English, there is no other way. You need to practice, you need to write articles. That's how you can get good at essay writing. So that's how was paper 1. जिस तरीके से आपने बताया कि हाउ यू रिड्यूस योर टाइम और कितनी प्रैक्टिस आपकी हो गई थी, व्हाट आर द बेस्ट मेथड्स की आप प्रैक्टिस करें और खुद के एसेज रिव्यू भी करें कि कौन से स्टैंडर्ड्स पे, कौन से लेवल पे वो स्टैंड कर रहे हैं? जब भी आप कोई भी ऐसे लिखें तो आप उसको एनालाइज जरूर करें. एनालाइज नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा. यू शुड हैव अ मेंटर, जो भी आपको लगता हो, या आपका टीचर हो या आपका सीनियर हो, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसके साथ आप सजेस्ट कर सकते हैं और वो आपको बता सकता है आपकी मिस्टेक्स क्या क्या हैं. और उसके बाद आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी हैं जहाँ पे आप अपना ऐसे पोस्ट कर सकते हैं. यू कैन सी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या है, कहाँ पे वोकैबुलरी अच्छी हो सकती है, कहाँ पे सेंटेंस की रिडंडेंसी है, तो वो सब आप कर सकते हैं. उसके बाद उन चीजों को नोट करिए कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, तो जब नेक्स्ट ऐसे आप वो लिखें तो उन गलतियों को मिनिमाइज करने की कोशिश करें. तो इस तरीके से इंप्रूव होगी आपकी एक्यूरेसी एक तरीके से इंग्लिश में, और स्पीड भी लिखने से धीरे धीरे आ जाएगी. इंग्लिश की तो बात कर ली, जिस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है. कोडिंग की बात करते हैं. देयर इज अ कोडिंग टेस्ट आल्सो, तो उसकी किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए, खास प्रिपरेशन? पेपर 2 जो होता है वो कोडिंग टेस्ट होता है. वो 3 घंटे का होता है, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन रहता है 40 नंबर का, दूसरा रहता है 30 नंबर का, और फिर 3 क्वेश्चन होते हैं 10-10 नंबर के. तो कोडिंग राउंड उतना डिफिकल्ट नहीं होता है. जिसने भी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पे अच्छे से काम किया है अपने कॉलेज में भी, जिसने भी ट्रीज, ग्राफ्स, लिंक लिस्ट, टेक्स्ट क्यूज, इन सबको इंप्लीमेंट किया है, वो अच्छे से कोडिंग राउंड निकाल सकता है. इसमें कोई मतलब ज्यादा टफ नहीं है कोडिंग राउंड. बट हाँ, यू शुड बी थॉरो इनफ विद ट्रीज. इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. और बिकॉज इन माई केस द क्वेश्चन वाज ऑन ट्रीज एंड दे आस्क्ड मी टू इम्प्लीमेंट कस्टमाइज्ड ट्री नोड, एंड आई आल्सो हैड टू यूज कंपैरेटर. दे वर गिविंग लॉट ऑफ क्वेरीज व्हिच यू नीड टू प्रोसेस. और उसके बाद आपको बताना था एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करके कि कितने स्टेप्स लग रहे हैं किसी नोड को फाइंड करने में, द नोड एग्जिस्ट और नॉट, ये भी फाइंड करना था और कुछ और भी फाइंड करना था. तो इट वाज लाइक यू नीड टू बिल्ड अ ट्री फ्रॉम स्क्रैच एंड देन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दैट ट्री. सो इस तरीके से क्वेश्चन था 40 मार्क्स का, एंड दिस क्वेश्चन वाज द मेन. If you can solve this question, you qualify for paper 2. That was the qualifying criteria for paper 2. So उसके बाद जो क्वेश्चन था वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया. तो ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स अगर आप करके जाते हैं तो आप पेपर 2 निकाल सकते हैं आसानी से. मैं एक कॉलेज स्टूडेंट्स के कॉमन पर्सपेक्टिव की बात करूंगी. दे आर वेरी मच एक्वेंटेड एंड इनटू गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन. जो भी स्टूडेंट्स गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सेबी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए पैरेलली प्रिपरेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जो भी आईटी, सीएस, इलेक्ट्रिकल, ईसी से है, उसको सेबी की अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सेबी में वैकेंसीज भी कम होती हैं और फ्रीक्वेंटली रिक्रूटमेंट नहीं होता है. तो यू शुड, व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट,
that should be the motive to also apply for other government jobs like NIC, STQC, ISRO, DRDO, CIL. तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सेम रहता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सबने पढ़े होते हैं, और इसमें बस एक चीज सेबी में ऐड होती है जो बाकी एग्जाम्स में नहीं है, वो इंग्लिश का पार्ट है. दैट मेक्स इट अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज मोस्ट इंजीनियर्स डोंट फोकस ऑन इंग्लिश, सो दैट बिकम्स द वीक पॉइंट, और कुछ लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. तो इंग्लिश पे थोड़ा फोकस रहेगा तो सेबी हो जाएगा, और बाकी के एग्जाम्स में इंग्लिश चेक नहीं होती है, इसलिए बाकी एग्जाम्स हो जाते हैं. सेबी में बस यही डिफरेंस है. बाकी कंप्यूटर साइंस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, कोडिंग सबको आती है, और आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं. जो भी सब्जेक्ट्स हैं गेट के, आप वो करेंगे तो आप फेज 1 आसानी से निकाल सकते हैं. फेज 2 के लिए आपको सिर्फ कोडिंग चाहिए. इंग्लिश का पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, वहां आपको एफर्ट डालना पड़ेगा. फेज 1 और फेज 2 की हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर ली. अब हम चलते हैं फेज 3 विच इज एन इंटरव्यू, और ये 15% ऑफ द टोटल मेरिट लिस्ट को भी कंटेन करते हैं. तो किस प्रकार से आपका इंटरव्यू था, एंड इफ यू कैन शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो इंटरव्यू मेरा मुंबई में था, एंड इट वाज ऑन 8th June. आई गॉट टू नो अबाउट इट ऑन 25th May. So I started preparing. I could not prepare much, but I had 4-5 days because of some family problems issues. I started my preparation on first. I prepared for 4 days. First thing, since it's about SEBI, and SEBI controls the securities market, so you need to know about basics of stock market even when you are not from journal stream. When you are from IT stream, basic तो आपको पता होना चाहिए stock market का insider trading क्या होती है, और stocks कैसे work करते हैं, mutual funds क्या है, equities क्या है, और primary markets क्या है, capital markets क्या है, secondary markets क्या है, IPO क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या है. तो बेसिक चीजें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता होनी चाहिए. उसके बाद दूसरी चीज जो है कि सेबी का रोल क्या है, सेबी क्या क्या करता है, और सेबी में क्या क्या काम हो रहे हैं अभी, सेबी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है जिन पे सेबी काम कर रहा है, एनी रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द सेबी व्हिच इज हैपनिंग, एनी रिसेंट न्यूज इन द लास्ट 4 to 5 days. जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस दिन का न्यूज आपको पता होना चाहिए. सेबी ने कोई स्टेप लिया अगर उस दिन, उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले, तो रिसेंट न्यूज आपको पता होनी चाहिए. लास्ट थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू शुड नो योरसेल्फ वेल. आपको अपनी प्रोफाइल से बहुत ज्यादा थॉरो होकर जाना है, बिकॉज आपकी प्रोफाइल से ही क्वेश्चन होंगे, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे यू शुड बी कंसिस्टेंट थ्रूआउट योर आंसर्स. मतलब जो भी आप बोल रहे हैं आप उसको जस्टिफाई कर सकें कि आपने कोई भी काम किया अपने करियर में तो क्यों किया, और आप यहाँ पे आए हैं तो आप क्यों आए. तो इंटरव्यू जो होगा वो HR बेस्ड भी होगा, टेक्निकल भी होगा, पर्सनालिटी भी देखेंगे. इट विल बी लाइक अ मिक्स. और फॉर IT स्ट्रीम आई विल सजेस्ट कि यू शुड फोकस ऑन डेटाबेसेस अ बिट, बिकॉज टेक्निकल में वो लोग डेटाबेसेस पे फोकस करेंगे, क्योंकि सेबी का काम ही डेटा पे है, डेटा माइनिंग पे वो लोग काम करते हैं. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लाइक डेटा लेक, तो डेटाबेसेस पे थोड़ा गो थ्रू होके जाएं. बिकॉज मैं जब गया था तो मुझसे भी उन्होंने डेटाबेसेस पे नॉर्मलाइजेशन, जॉइंस, एग्रीगेट्स, ये सब क्वेश्चंस किए थे. और HR पार्ट के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा. लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सेबी, एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, स्ट्रेंथ्स क्या है आपके, वीकनेसेस क्या है, and what are the key things which you want in a job. So you should be able to consistently answer these questions with a unified goal that you want to get into SEBI. There should not be any answer which actually contradicts your previous answer. And whatever you utter from your mouth, whatever you say, you should know it. Whenever they are asking about something and you told them some definition and all, and you don't know a single word in that, then it will become difficult for you. तो जो भी आप बोले उसके बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए. आप कोई भी शब्द यूज करते हैं वहां पे आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. एंड बी कॉन्फिडेंट, और उसमें कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्टली से नो, जबरदस्ती उसको घुमा के गलत आंसर देने की जरूरत नहीं है. तो ये होगा इंटरव्यू के लिए. Since we have talked everything about the SEBI examination, on this was a perfect interview जहाँ पे आप अगर SEBI examination की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप A to Z जितनी भी चीजें होती हैं आप जान सकते हैं इससे रिलेटेड. ट्रेनिंग किस प्रकार होती है SEBI ग्रेड A ऑफिसर्स की? सेबी की ट्रेनिंग 1.5 महीने की होती है, एंड दैट इज कंडक्टेड इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, NISM. तो ये 1.5 महीने का पूरा प्रोग्राम होता है जिसमें 9 to 5 क्लासेस होती हैं, और प्रोफेसर भी होते हैं, कुछ IIM के प्रोफेसर आते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट के, कुछ सेबी के मैनेजर्स होते हैं, तो वो क्लासेस लेते हैं. तो आपको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, सारी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होती है, अलग से नहीं होती है. लेकिन बिकॉज दिस टाइम, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, दे आर नॉट कंडक्टिंग द ट्रेनिंग, दे आर डायरेक्टली गिविंग ज्वाइनिंग. सो वी विल बी डायरेक्टली पोस्टेड ऑन अ वर्क फ्रॉम 2nd of August. इस बार ट्रेनिंग नहीं हो रही. विनय जी, अगर हम आपकी SEBI एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने पहले भी मेंशन किया कि आप अक्वाइंटेड नहीं थे, बाद में आपको SEBI एग्जामिनेशन के बारे में पता चला आफ्टर योर ग्रेजुएशन. किस प्रकार से आपने प्रिपरेशन की, कितने टाइम में आपने प्रिपेयर किया इस एग्जामिनेशन के लिए? तो सेबी का जो फेज 1 का एग्जाम था वो सिर्फ क्वालिफाइंग था. तो जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो आपको उस एग्जाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसमें कौन सा सब्जेक्ट्स आने वाला है, कितना वेटेज होने वाला है. यू शुड ऑर्गेनाइज वेल बिफोर. ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है बट स्मार्ट वर्क करना है. थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद चीजों को समझो, जो आपकी स्ट्रेंथ है उन पे काम करो. जो आपको नहीं आता उसके बारे में ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है. ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो मुझे नहीं आते थे, बट स्टिल आई वेंट देयर. जो भी मुझे आता था
उसको पढ़ के। तो आई रिवाइज माई सब्जेक्ट्स जस्ट 2 days बिफोर, बिकॉज गेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही थी, आई डेंट वांट टू डिस्टर्ब दैट। तो मैंने 2 दिन के लिए फेज 1 के लिए प्रिपेयर किया। एक दिन में मैंने बेसिक एप्टीट्यूड और रीजनिंग को देखा, थोड़ा प्रैक्टिस किया, गो थ्रू होके थोड़ा आई गॉट माई हैंड्स डर्टी ऑन एप्टीट्यूड। उसके बाद टेक्निकल पार्ट के लिए आई रिवाइज C++ एंड जावा, बिकॉज वो मुझे उस टाइम तक याद नहीं था ठीक से। और आई प्रिपेयर्ड फॉर लाइक दिस, आई प्रिपेयर्ड फॉर फेज 1 एंड क्वालिफाइड देयर। फॉर फेज 2 जब इंग्लिश की बात आई थी, तो इंग्लिश के लिए आई प्रिपेयर्ड हार्ड लाइक फॉर 10 days कंटिन्यूअसली। फर्स्ट मैंने क्या किया कि सेबी का ऐसे होना था, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि जो भी एसेस के टॉपिक्स आएंगे उसमें से एक आध टॉपिक तो जेनेरिक होगा, लाइक टीम वर्क दे दिया, मोटिवेशन दे दिया, कुछ भी एक जेनेरिक टॉपिक दे देंगे। उसके बाद जो मोस्टली टॉपिक्स रहेंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड रहेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आप गूगल सर्च करिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ऐसे प्रैक्टिस करने हैं अभी। तो आई जॉटेड डाउन 20 टॉपिक्स जिन पे मुझे ऐसे लिखना था नेक्स्ट 10 days, 2 essays डेली एंड देन एनालाइजिंग देम। सो इट वाज लाइक 10 days 10 hours ऑफ एफर्ट डेली। तो आप पहले ऐसे लिखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, कहाँ गलतियां हो रही हैं उनको सुधारेंगे, फिर नेक्स्ट ऐसे में वो गलतियां नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके से आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। पेपर 2 जो फेज 2 का था कोडिंग का, उसके लिए मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी, बस मैंने ट्रीज को एक बार देख लिया था कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बिकॉज मुझे वो सब पहले से आता था। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए मैंने कुछ ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की। और इंटरव्यू की जब बात आती है, तो इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपको सेबी के बारे में पता होना चाहिए, स्टॉक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे आपको गो थ्रू होना है, पहले स्टॉक मार्केट के बारे में जानिए, कैसे ये काम करता है, सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सेबी का क्या रोल है, सेबी में क्या डेवलपमेंट्स हुई, ये सब। तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। मैंने 4 दिन में प्रिपरेशन की थी, बट वो 4 दिन नहीं थे, मतलब आई वाज गिविंग 12 hours a day। तो उस तरीके से आपको मैनेज करना है कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विनय जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। अपने सीबी एग्जामिनेशन के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया, एंड आई एम श्योर कि जो भी एस्पिरेंट्स अक्वेंटेड थे और अक्वेंटेड नहीं भी थे, उनको भी इस एग्जामिनेशन के बारे में पता चल गया, एंड दे कैन डेफिनेटली लुक सीबी एग्जामिनेशन एज एन ऑप्शन फॉर देम। Thank you so much, and the entire team of Study IQ wishes all the very best. Thank you. Thank you, Devansh.